हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो लास्ट वीडियो में हम मिनरल रिसोर्सेज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। सनी की मदर है, वो सुबह उठती है, उठते पहले गीज़र ऑन करती है, फिर सनी के जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको प्रेस करती है, सनी को उठाती है और फिर सनी के लिए ऑरेंज जूस बनाती है। ऑरेंज जूस जो है वो ब्लेंडर से बनाती है और उसके बाद फिर खाना बनाती है, और जो खाना बनाती है वो खाना गैस स्टोव पे बनता है। फिर सनी जब स्कूल जाता है तो वो स्कूल जाने से पहले अपने रूम की लाइट्स, फैन सब कुछ बंद करना भूल जाता है, ऐसे चला जाता है। तो फिर जब उसकी मदर बाद में देखती है कि लाइट्स, फैन सब कुछ ऑन ही है, सनी ऐसे स्कूल चला गया, तो उसको ऑफ करती है और सोचती है कि जो सिटीज़ की लाइफ है, शहरों की ज़िंदगी है, कितनी कंफर्टेबल है। लेकिन इसके साथ ही हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब देखो, जैसे हमने स्टोरी में देखा, अब जब वो उठती है तो उठते ही वो गीज़र ऑन करती है, तो जो उसकी दिन की शुरुआत है, वो दिन की शुरुआत ही एक गैजेट से शुरू होती है, गीज़र से शुरू होती है। फिर जो भी वो काम करती है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी गैजेट का यूज़ होता है। तो ये वाले जो सारे के सारे गैजेट्स हैं, ये किस चीज़ पे चलते हैं? इनको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये जो एनर्जी है, इसकी डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत ज़्यादा गैप बढ़ रहा है। इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है और इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। तो अब नो डाउट आज की डेट में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली है, उसके चलते हुए हमारी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी जल्दी से चेंज हो रही है। लेकिन स्टिल अब जो हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेस हैं वो तो लिमिटेड ही है ना, वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो हम उनका यूज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। अब जैसे हमने इस स्टोरी में देखा तो इसमें कितने सारे गैजेट्स आ गए, गीज़र हो गया, प्रेस हो गई, फिर ब्लेंडर उसने यूज़ किया, गैस स्टोव यूज़ किया, लाइट्स हो गए, पंखे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है ये कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो पावर जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्री के लिए हमें पावर चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इवन के डिफेंस के लिए भी हमें एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पावर रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज। तो जो नॉन कन्वेंशनल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेस कौन से होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेस एनर्जी के वो सोर्सेस होते हैं जिनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फायरवुड हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए। फायरवुड क्या होता है? फायरवुड को हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फायरवुड क्या होता है? फायरवुड होती है लकड़ी। तो हमारी कंट्री में 50% से ज़्यादा विलेजर्स ऐसे हैं जो एनर्जी जो लेते हैं वो फायरवुड से ही लेते हैं, क्योंकि जो गाँव में खाना बनाने का काम होता है वो ज़्यादातर जो चूल्हा होता है उस पे ही होता है, और जो चूल्हा जलता है वो लकड़ी से जलाया जाता है, फायरवुड से जलाया जाता है। तो हमारे विलेजर्स 50% से ज़्यादा विलेजर्स कहीं ना कहीं फायरवुड पे डिपेंडेंट है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ की लेयर्स के अंदर जो रह गए थे, जो उनके रिमेन्स अर्थ की लेयर्स के अंदर दब गए थे, वो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसिल फ्यूल कौन से है? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये कुछ हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, और ये हमारी एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेस है। कन्वेंशनल सोर्सेस कौन से होते हैं? जिनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनके जो रिजर्व्स है ना, कोल, पेट्रोलियम हो गया, फायरवुड हो गया, इनके रिजर्व्स लिमिटेड है। हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे क्या होगा? कंजम्पशन भी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन उनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो तो उतना ही है ना। पॉपुलेशन और कंजम्पशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे इन कन्वेंशनल सोर्सेस का रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो सेम है, लिमिटेड है, और
इनकी जो यूसेज है वो बढ़ रही है, इसीलिए बहुत ही जल्द ये ख़त्म भी हो सकते हैं, बहुत ही जल्द इनका ख़त्म होने की संभावना है नियर फ्यूचर। तो ऊपर टेबल में कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज दे रखे हैं एनर्जी के, और साथ ही साथ उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑयल। ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन इजी है, टैंकर्स के थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बेस है। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो ऑयल पे ही चलती है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है। पाइपलाइंस के थ्रू जो नेचुरल गैस है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, और ये एक क्लीनर फ्यूल है कंपैरेटिवली कोल के। जो कोयला है उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नेचुरल गैस से पोल्यूशन बहुत कम होता है। और दूसरा जो नेचुरल गैस है वो ऑयल से चीपर गैस है, सस्ती पड़ती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? अगर कहीं पे गैस लीकेज होती है या ऑयल स्पिलेज होती है, उससे क्या है, ऑक्सीजन जो है गैस वो ख़त्म हो जाती है, और जो लिविंग बीइंग्स है उनकी डेथ हो जाती है। आपने सुना होगा अगर किसी फैक्ट्री में कई बार गैस लीकेज हो जाती है, तो गैस लीकेज से क्या होता है, जो वर्कर्स है उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस लीकेज से जो ऑक्सीजन गैस है वो कम हो जाती है, तो सफोकेशन की वजह से वर्कर्स की डेथ हो जाती है। ऑयल स्पिलेज कई बार किसी लेक में या पॉन्ड में होती है, तो उससे क्या है, उस लेक में जो मरीन लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ऑयल किसी लेक में या पॉन्ड में जाता है तो वो लेक के ऊपर पूरी की पूरी एक लेयर बिछा लेता है, तो उससे क्या है, लेक के अंदर जो मैरीन एनिमल्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उन मैरीन एनिमल्स की डेथ हो जाती है। अब इससे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं ऑयल नेचुरल गैस से, उससे एसिड रेन होती है। नए फ्यूल की एक्सप्लोरेशन करना इजी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फायरवुड की। फायरवुड क्या होता है? लकड़ी। अभी मैंने बताया था। अब ये इजीली असेसिबल है, लकड़ी मिल जाती है, बहुत जंगल है तो वहाँ से इजीली असेसिबल है। अब बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिलती है फायरवुड से, अपना चूल्हा जलता है, आग जलाते हैं, उससे खाना बनाते हैं, कुकिंग का काम होता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। इसका कलेक्शन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसको कलेक्ट करना। अब जंगलों में जाना, लकड़ियाँ काटना, उसको इकट्ठा करना, घर लेकर आना, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सेकेंडली प्लूटिंग है। अब लकड़ी जलाते हैं तो उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, धुआं निकलता है जो कि हार्मफुल होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करता है फायरवुड, और इससे डिफॉरेस्टेशन भी होती है। अगर हम ज़्यादा लकड़ियाँ काटेंगे तो लकड़ियाँ कहाँ पे होती है? जंगलों में होती है, तो उससे डिफॉरेस्टेशन भी होती है। कोयले की बात करते हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, अच्छा खासा कोल रिजर्व्स हमारे पास है। एफिशिएंटली हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोयले से बिजली भी बनाई जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? ये एक पोल्यूटिंग सोर्स है, इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी टफ है, बल्कि हो जाता है कोयला, तो इसीलिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम आती है। फिर चलते हैं हाइडल पावर। हाइडल पावर कौन सी होती है? जो पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइडल पावर। नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन इससे कम होता है, तो इससे इरिगेशन प्रमोट होती है, फिशिंग का काम भी हाइडल पावर से प्रमोट होता है, अच्छा खासी फिशिंग होती है इसमें, और ये चीप एनर्जी सोर्स है। डिसएडवांटेज क्या है? अब जहाँ पे हम कहीं हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो कम्युनिटी है, उसको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो एक जो लोकल कम्युनिटी होती है जहाँ पे हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो वो कम्युनिटी वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है। हाइडल पावर से जो लो लाइंग रीजन होते हैं वहाँ पे फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसको सेटअप करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा काम है। जब इसकी जो सेटअप इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोल की।
कोयला मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, बहुत ज़्यादा कोल रिजर्व्स है हमारे पास अभी के लिए, लेकिन अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे तो इसके भी ख़त्म होने के चांसेस है। इसको एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ किया जाता है, कोयले को इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है कोयला, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, स्टीम इंजन हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयला जो है वो यूज़ किया जाता है। और कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। तो जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो बिजली प्रोड्यूस करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, वो कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आज की डेट में जो हम कोयला यूज कर रहे हैं ना, वो कोयला मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो भी घास फूस या फिर एनिमल के रिमेन्स जो अर्थ की लेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं बरी हो गए थे, उनसे धीरे धीरे अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर ये कोयला बना था। तो इसीलिए जो कोयला है उसको बरीड सनशाइन भी बोला जाता है। वर्ल्ड के जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। इसके अलावा इंडिया में भी कुछ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है, लाइक रानीगंज हो गया, झरिया, धनबाद, झारखंड में जो बोकारो रीजन है वहाँ पे भी बहुत सारी कोल माइंस पाई जाती है। यहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन की पिक्चर दे रखी है जिससे कि बिजली प्रोड्यूस करी जाती। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। हमारी जो गाड़ियाँ चलती है वो पेट्रोल पे चलती है, बहुत सारी गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती है। जब कभी साइकिल में से आवाज़ आती है तो उस पर भी हम तेल लगा देते हैं, वो जो स्क्विकिंग की साउंड होती है उसको बंद करने के लिए। जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। पेट्रोलियम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेट्रोलियम वर्ड दो लैटिन वर्ड से बना है, एक है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम क्या हो गया? रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम मिलता कहाँ पे है? रॉक्स की लेयर्स में मिलता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है रॉक ऑयल। और इसको निकाला कैसे जाता है? इसको जो कोस्टल एरियाज या ऑफशोर एरियाज होते हैं वहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स होते हैं वहाँ से ड्रिल करके पेट्रोलियम को धरती के अंदर में से जो रॉक्स की लेयर्स होती है उसके अंदर से निकाला जाता है। और जो हम तेल निकालते हैं वो क्रूड ऑयल होता है और ये कच्चा तेल होता है। इसकी बाद में प्रोसेसिंग होती है, इसको फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। और ये जो क्रूड ऑयल होता है, इस क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो क्रूड ऑयल है इससे बनती है। पेट्रोलियम और इसके जो डेरिवेटिव्स है, लाइक डीजल, कैरोसिन, वैक्स, ये जो इसके डेरिवेटिव्स है, इन सबको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, हमारे लिए बहुत इनकी वैल्यू है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। इसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया में भी पेट्रोलियम के जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज नहीं बोलेंगे, जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स है वो पाए जाते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन सी है? असम में दिग्बोई हो गया, मुंबई में बॉम्बे हाई हो गया। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टा है वहाँ पे भी पेट्रोलियम रिजर्व्स थोड़े बहुत पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस मिलती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही। जब हम क्रूड ऑयल को सरफेस पे लेकर आते हैं ड्रिल करके, तो उसके साथ एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं नेचुरल गैस। तो इसको जो नेचुरल गैस होती है इसको एज ए डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज किया जाता है और एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल भी यूज किया जाता है। नेचुरल गैस जो है ये एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है और इसके बहुत सारे यूसेज है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर सेक्टर में नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। इंडस्ट्रीज़ में हीटिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है नेचुरल गैस। कुकिंग फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए भी नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है? अब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जो नेचुरल गैस है ये पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही मिलते हैं। तो जिन कंट्रीज में से पेट्रोलियम मिलता है वहीं से ही नेचुरल गैस मिलेगी। तो यूएसए, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो
तो ये कुछ मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कंट्रीज है। इंडिया में कहाँ पे मिलती है? बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कंबे बेसिन, त्रिपुरा, असम। तो जहाँ से पेट्रोलियम मिलता है वहीं से नेचुरल गैस भी मिलती है। सीएनजी एक इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। पेट्रोलियम और डीजल के कंपैरेटिवली सीएनजी से लेस पोल्यूशन होता है, इससे पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। इसीलिए आज की डेट में जो ऑटोमोबाइल है उसमें सीएनजी को प्रेफर किया जाता है, राइट। अब जो हमारे इंडिया में नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड में, तो अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जो फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। इससे क्या है, जो ऑयल रिजर्व्स है वो डिप्लीट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल है उनका जो बनने का रेट है वो तो कम है। अब देखो, फॉसिल फ्यूल बनने को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ इनकी जो कंजम्पशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ऑयल रिजर्व है वो एक अलार्मिंग रेट पे बहुत जल्दी वो डिप्लीट हो रहे हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है इनको जब हम बर्न करते हैं तो इससे टॉक्सिक प्लूटेंट्स रिलीज होते हैं। अब ये जो टॉक्सिक प्लूटेंट्स है ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। नेचुरल गैस जो है हमारे पास अबंडेंट क्वांटिटी में है, नो डाउट हमारे पास काफ़ी अच्छी खासी नेचुरल गैस रिजर्व्स है। और जो नेचुरल गैस होती है इसमें क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसी वजह से जो नेचुरल गैस है वो कंपैरेटिवली कोल के इससे कम पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा कम पोल्यूशन होता है नेचुरल गैस से एज कंपेयर टू कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, या आप बोल सकते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। ये एक फॉसिल फ्यूल का क्लीनर ऑल्टरनेटिव के लिए भी यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, नेचुरल गैस से कंपैरेटिवली बहुत कम पोल्यूशन होता है। नेचुरल गैस जो है ये एक तरह का फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव है फ्यूचर में। अब देखो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो नेचुरल गैस है इसको फॉसिल फ्यूल का एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हाइडल पावर की। हाइडल पावर क्या होती है? अब देखो नीचे एक पिक्चर दे रखी है, तो इससे हम हाइडल पावर समझते हैं। हाइडल पावर होती है जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइडल पावर। हाइडल पावर में क्या किया जाता है, एक डैम बनाया जाता है बहुत बड़ा, और उस डैम के पीछे रेन वाटर या फिर रिवर का जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है। तो उस पानी को स्टोर करके जब हम हाइट से नीचे गिराते हैं तो नीचे क्या है, यहाँ पे एक टरबाइन लगाई जाती है और टरबाइन के साथ यहाँ पे जनरेटर होता है। तो इस पानी को जब ग्रेट हाइट से हम नीचे गिराते हैं तो ये जब टरबाइन के साथ टकराता है तो टरबाइन घूमती है, टरबाइन चलती है, जनरेटर ऑन हो जाते हैं। तो इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा अब देखो, ये जो पानी है यहाँ पे आया, टरबाइन घूमी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उसके बाद जो बाकी का पानी बचेगा यहाँ पे, इस पानी को हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। फिशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही प्रोड्यूस करी जाती है। वर्ल्ड के कुछ लीडिंग हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन से हैं? पैराग्वे हो गया, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, ये कुछ हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक भाखड़ा नंगर हो गया, गांधी सागर हो गया, नागार्जुना सागर हो गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया। अब एक फैक्ट है, नॉर्वे वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी थी। और वर्ल्ड का जो फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर है वो कहाँ पे है? वो है स्कॉटलैंड में, राइट। तो फिर नेक्स्ट आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।